आज 15 दिसंबर 2020 है। 15 दिसंबर के दिन ही 1950 में भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार पटेल का निधन हुआ था। हम देखते हैं कि पटेल जो हैं, गांधी से जो उनका पत्र व्यवहार हुआ है उसमें 1934 ईस्वी से ही वे अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला दे रहे थे। और जैसा कि उनकी बेटी जो है बताती हैं, मणिबेन पटेल, कि 1941 ईस्वी से उनका स्वास्थ्य अधिक खराब हो गया। 1948 ईस्वी में उनका स्वास्थ्य और अधिक खराब हो गया और 1950 ईस्वी में के नवंबर महीने में जब उनका स्वास्थ्य अधिक खराब हो गया तो उस समय फिर दिसंबर महीने में उन्हें बॉम्बे ले जाया गया और वहाँ भी जा कर के वो 2-3 दिन ही जीवित रह पाए। और 15 दिसंबर 1950 को 9:30 बजे के लगभग सुबह उनका निधन हुआ और 12 बजे के लगभग सभी लोग, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभी वहाँ पहुँच गए। उनकी अंत्येष्टि में भी भाग लिया। वास्तव में महात्मा गांधी के पुत्र राजमोहन गांधी ने उनको प्रधानमंत्री न बनाए जाने के पीछे जो प्रमुख कारण बताया वो यही था कि नेहरू जो थे उनका स्वास्थ्य ज़्यादा अच्छा था, वो उनसे उनकी अपेक्षाकृत नई उम्र के थे। पटेल का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। और दूसरा कारण ये बताया कि जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति में अच्छी पकड़ थी, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उनकी पकड़ थी और उस समय की परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी हिस्सा लेना जरूरी था। खैर, महात्मा गांधी ने कहा कि देश की बैलगाड़ी के दोनों बैल हैं। नेहरू और पटेल को कहा कि ये दोनों बैल हैं और दोनों मिलकर के ही देश की बैलगाड़ी को चलाएंगे, क्योंकि बैलगाड़ी एक बैल से नहीं चल सकती है। तो नेहरू विदेश नीति देखते थे और पटेल जो हैं वो गृह नीति देखते थे। दोनों मिल करके ही सरकार का संचालन कर रहे थे। अब जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जाना था वो लंबे समय तक चले, उसका स्वास्थ्य ठीक हो। और एक दूसरी बात यह है कि पटेल एक अच्छे प्रशासक थे, लेकिन उस समय समन्वयवाद की भी ज़रूरत थी, क्योंकि विविधता वाले इस देश में तो महात्मा गांधी के दिमाग में ये बात भी थी कि समन्वयवादी शायद नेहरू अधिक हैं। खैर, ये सब तमाम बिंदु हैं, लेकिन इसमें जो हम प्रमुख बिंदु पर चर्चा करना चाहते हैं वो यह है, किसान आंदोलन इस समय चल रहा है और कई दिन हो गए हैं इस किसान आंदोलन को चलते हुए, और कोई सुनवाई जो है केंद्र सरकार नहीं कर रही है। केंद्र सरकार किसान आंदोलन की उपेक्षा कर रही है। किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी मांगते हैं और यह गारंटी उन्हें नहीं दी जा रही है। किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बहुत आवश्यक है, क्योंकि खेती जो है घाटे का सौदा होता है। किसानों को सहायता, सब्सिडी जो है अमेरिका जैसे देश में भी प्रदान की जाती है। तो किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और आज जब पटेल की पुण्यतिथि है तो पटेल का नाम जोर शोर से लेने वाले, पटेल के नाम पर राजनीति करने वाले जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो आज पटेल को याद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पटेल को सरदार की उपाधि इसीलिए मिली थी कि उन्होंने एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन चलाया था। बारदोली सत्याग्रह जो 1928 ईस्वी में उन्होंने चलाया था, वहीं से जो है वो उनकी एक सशक्त नेता के रूप में पहचान बनी। तो आज अगर वास्तव में पटेल को आप लोग याद करते हैं, सत्ताधारी वर्ग, भारतीय जनता पार्टी के नेता, और जो कि दोनों हाथ उठा उठा करके भारत माता की जय बोलने वाले हैं, तो उन्हें किसानों के आंदोलन के प्रति सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। लेकिन उन्हें किसानों मजदूरों से सहानुभूति क्यों होगी? क्योंकि वास्तव में वे तो हिंदुत्व का नाम ले करके और सांप्रदायिक राजनीति करके सत्ता में आए। तो कहने का अर्थ है कि उनका जो दृष्टिकोण है वह
किसानों मजदूरों के प्रति अच्छा नहीं है। उन्होंने जो है पटेल की एक बहुत बड़ी मूर्ति खड़ा कर दिया है नर्मदा नदी के किनारे गुजरात में। तो मूर्ति खड़ा कर देने से हम जो हैं पटेल के अनुयायी नहीं बन जाएंगे, क्योंकि मूर्ति से नहीं विचारों से जब हम उनकी पूजा करेंगे, जब हम उनके विचारों को अपनाएंगे, तब वास्तव में पटेल की असली पूजा यह होगी। बड़ी मूर्ति बनाने से नहीं कि आज किसान आंदोलन है और किसान आंदोलन के कारण ही पटेल इतने बड़े नेता बने, उनके नाम पर आप लोग इतनी बड़ी राजनीति करते हैं और आज जो है किसान आंदोलन के प्रति सहानुभूति नहीं दिखा रहे हैं। दूसरी बात कि पटेल के बारे में ये अफवाह उड़ाई जाती है कि नेहरू पटेल अलग विचारधारा के थे, पटेल ने इस देश का एकीकरण किया। लेकिन ये जान लेना चाहिए कि एकीकरण जो है वो कल देशी रियासतों का एकीकरण नहीं हुआ, पूरे देश का एकीकरण हुआ। देशी रियासतें तो अधिक से अधिक जो है 40% भूभाग जो है देशी रियासतों के अधीन था, 60% भूभाग जो है वह ब्रिटिश सत्ता के अधीन था और देशी रियासतों का भूभाग भी अंततः ब्रिटिश सत्ता के ही अधीन था। लेकिन जो देशी रियासतों का एकीकरण है और पूरे देश का एकीकरण है और जो हमारी आज़ादी है, यह वास्तव में आधुनिक लोकतंत्र के सिद्धांतों के आधार पर मिली है। आधुनिक लोकतंत्र जो कि धर्मनिरपेक्ष चिंतन, जो कि मानवतावादी चिंतन के आधार पर विकसित हुआ है, उन आधुनिक लोकतंत्र के सिद्धांतों के आधार पर ही इस देश का एकीकरण हुआ है, देश को आज़ादी मिली है। क्योंकि आधुनिक विश्व में जो लोकतंत्र का सिद्धांत विकसित हुआ है उसके अंतर्गत सिद्धांत मुख्य है आत्मनिर्णय का अधिकार, यानी कि हर क्षेत्र की जनता को ये अधिकार है कि वो अपना निर्णय करे, स्वयं अपने आप करे। तो इसी आधार पर देशी रियासतों का एकीकरण हुआ और इस रियासतों के एकीकरण ही नहीं हुआ। हमारे देश को जो आज़ादी मिली और हमारे देश को ही आज़ादी नहीं मिली, ढेर सारे देशों को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आज़ादी मिली, तो वह आज़ादी जो है आत्मनिर्णय के अधिकार के आधार पर ही मिली। और इसीलिए 1948 में पटेल जब बार बार भाषण देते हैं तो बार बार वो लोकमत की बात करते हैं, बार बार वो जनमत की बात करते हैं। और इस मुद्दे पर नेहरू पटेल को अलग नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री सभी लोग एक साथ मिलकर के काम कर रहे थे। और 1929 ईस्वी में कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा किया था कि देशी रियासतें शेष भारत से अलग नहीं रह सकती, देशी रियासतों के भाग्य का फैसला वहाँ की जनता ही करेगी। यानी कि ये देशी रियासतों का जो विलय हुआ, इसका मुख्य आधार यह था कि वहाँ की जो जनता थी वह उन देशी रियासतों में नहीं रहना चाहती थी, वो पूरे भारत में मिलना चाहती थी। और ये छोटी छोटी देशी रियासतों का अस्तित्व भी इस भारत संघ में नहीं रह सकता था। जो कुछ बड़ी रियासतें थीं उन्होंने अलग रहने की कोशिश की, लेकिन अंततः उन्हें भी मिला लिया गया। तो 1947 में ही सबका विलय हो गया। तो 1948 में भाषण देते हुए बार बार सरदार पटेल जो हैं लोकमत की बात करते हैं, बार बार जो है वो जनमत की बात करते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि आत्मनिर्णय के अधिकार के सिद्धांत के आधार पर, आधुनिक लोकतंत्र के आधार पर ही जो है इस देश का एकीकरण हुआ है। और 1950 के बाद भी, 15 अगस्त 1947 के बाद भी, और फिर 1950 26 जनवरी 1950 को जब हमें जो है हमारा गणतंत्र बन गया, जब हमें हमारा संविधान लागू हो गया, तो 1950 के बाद भी ऐसा नहीं है कि एकीकरण की समस्या, इस देश को संगठित रखने की समस्या समाप्त नहीं हो गई। इसीलिए 1952 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है राष्ट्रीय एकता है। फिर वो 1957 में भी कहते हैं कि देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है वो राष्ट्रीय वो 1957 में कहते हैं जवाहरलाल नेहरू कि देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य आर्थिक विकास है, लेकिन आर्थिक विकास से भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य देश के लोगों की मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक एकता है। तो ये देश की जो एकता जो स्थापित हुई है, जो इस सशक्त एकीकृत भारत का निर्माण हुआ है, इसमें शिक्षा जगत, साहित्य जगत का अमूल्य योगदान है और राजनीतिक क्षेत्र का भी योगदान है। तो हमें नेहरू पटेल को अलग करके नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हमारे सारे नेता जो थे, स्वतंत्रता आंदोलन के सभी नेता जो हैं,
ये लोकतांत्रिक मूल्यों, नागरिक स्वतंत्रताओं, धर्मनिरपेक्षता और स्वतंत्र आर्थिक विकास, ऐसे सारे मुद्दों पर जो हैं सभी नेता एक थे। तो इन्हें हम अलग करके नहीं देख सकते। और संसदीय शासन प्रणाली में खास करके ये नियम होता है कि जो भी काम होते हैं उनका सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, सफलता असफलता में सामूहिक भागीदारी होती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आज पटेल की इस पुण्य जयंती पर हम लोग अगर पटेल के आदर्श पर चलने का अगर संकल्प लेते हैं तो यही संकल्प है कि हम अपने लोकतंत्र की रक्षा करें। और लोकतंत्र की रक्षा का ये भी अर्थ है कि धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र जो है बिना धर्मनिरपेक्षता के अस्तित्व में नहीं आ सकता। तो धर्मनिरपेक्षता की भी रक्षा करें और अंततः लोकतंत्र की रक्षा में ही इस देश की एकता जो है समाहित है। क्योंकि लोकतंत्र में प्रभुसत्ता जो है जनता के हाथों में होती है। क्योंकि हमारे संविधान की प्रस्तावना में शुरुआत भी होती है कि हम भारत के लोग, यानी आज जो देश का एकीकरण हुआ है वो इसलिए हुआ है कि प्रभुसत्ता जनता के हाथों में है, लोकतंत्र है इसलिए है। और आधुनिक लोकतंत्र की इस अवधारणा के कारण से है। और जो ये धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं वास्तव में ये लोकतंत्र के समर्थक नहीं होते हैं, ये तो धर्म के नाम पर जो है वोट लेना चाहते हैं। तो लोकतंत्र की रक्षा का हम संकल्प लें, संविधान की रक्षा का संकल्प लें और उसी के साथ जो है अपनी स्वतंत्रता की रक्षा का संकल्प लें। और उसी के साथ जुड़ा हुआ है देश के एकीकरण की बात, देश की एकता और अखंडता की बात, उसकी भी रक्षा का संकल्प हम लें।